बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को समझे बगैर, इनको किए बगैर आप फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 2.4 कभी भी नहीं कर सकते। इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे तभी आपको एक्सरसाइज 2.4 की समझ आएगी। यानी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर बेस कर रही है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं कि अगर हम उनको सिंपल मेथड से, जो हमारे पास पहले नॉर्मल मेथड था जिसमें हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसको हम इग्नोर करके, उसको हम नज़रअंदाज करके बाकी एंट्रीज या एलिमेंट्स लिखते थे, तो उस मेथड से अगर हम डिटर्मिनेंट को करें तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट के अंदर कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती हैं, उनके अंदर बहुत टाइम लगता है, हैवी कैलकुलेशंस हो जाती हैं और डिटर्मिनेंट के रिजल्ट तक पहुंचने पर हमें बहुत सारा टाइम लगता है। जब हम डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी हैवी कैलकुलेशन और डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं। तो इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ पर काबू पाने के लिए मैथमेटिशियन ने डिटर्मिनेंट पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। स्टूडेंट्स, मैथ में एक्सपेरिमेंट से मुराद डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं। तो मैथमेटिशियन ने डिटर्मिनेंट पर डिफरेंट कैलकुलेशंस की और उन कैलकुलेशंस की बुनियाद पर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की हैं। इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम डिटर्मिनेंट को बड़ा सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी कैन फाइंड रिजल्ट और सोल्यूशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट इन वेरी शॉर्ट टाइम। इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम डिटर्मिनेंट को बड़े थोड़े वक्त में हम सॉल्व करके उसके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज we can evaluate or we can find the result of a determinant in very easiest and simplest way. Students, अगर हम डिटर्मिनेंट को सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि उसके अंदर बहुत डिफ़िकल्टीज पेश आ रही होती हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज़ की मदद से उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट निकालेंगे तो हमें बड़ा ईजी रहेगा। ईजीएस्ट वे और सिंपलेस्ट वे में हम उस रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी कैन ओवरकम लेंथी एंड डिफिकल्ट कैलकुलेशंस। हम लेंथी और डिफिकल्ट कैलकुलेशंस पर काबू पाकर उन कैलकुलेशंस को हम सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करके, उन कैलकुलेशंस को हम सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम बड़े आराम से डिटर्मिनेंट के रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम लंबी लंबी कैलकुलेशन से बच जाते हैं, हम मुश्किल कैलकुलेशन से बच जाते हैं और हम बड़े आसानी के साथ और हम बड़े शॉर्ट टाइम में आसानी के साथ डिटर्मिनेंट के रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। जो डिटर्मिनेंट के अंदर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है, जो मांगा होता है, वो हम बड़े जल्दी उस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो आए इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे ये हर ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स पर लगेंगी। चाहे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, चाहे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, चाहे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का है, ये हर ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स पर लगेंगी। लेकिन हम ज़्यादातर 2x2 या 3x3 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फर्ज कर लो हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का आंसर सेम होगा। हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले, फर्ज कर लो उसका कोई आंसर आया और हम अब उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज क्या करता है? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। तो नया जो मैट्रिक्स आएगा ए ट्रांसपोज के साथ, उसका डिटर्मिनेंट लें तो दोनों का डिटर्मिनेंट क्या है? सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने रखा है ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। ये खुद मैंने अपनी तरफ से नाम रखा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनेंट लें तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है या ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, दोनों के डिटर्मिनेंट के रिजल्ट्स या वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2168, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया ए डिटर्मिनेंट, ये इस मैट्रिक्स का ए डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं? डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 8 दैट इज 16।
फिर इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 1 दैट इज 6, 16 माइनस 6 दैट इज 10। अब आप इसका ट्रांसपोज लें, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। अब स्टूडेंट्स आप 80 का डिटर्मिनेंट लें, ये डिटर्मिनेंट क्या है, 80 का, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, ये भी आंसर 10 आया। इट मीन ए डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट क्या है, उनके आंसर सेम है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी का मैंने नाम रखा है स्विचिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ साइन प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ साइन क्यों है, if we interchange any two rows among themselves, जरूरी नहीं कि any two rows को आप any two columns भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैंने नीचे any two rows के साथ any two columns भी लिखना है। if we interchange any two rows among themselves then the sign of resulting determinant changes। जो न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा, जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट बनेगा, कोई सी भी दो रोज को आप एक्सचेंज करेंगे तो जो न्यू यानी रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट बनेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या मतलब, मैं अभी बताता हूं। तो स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं कि आप रोज को चेंज करें। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, ये मैंने साथ अलग से लिख दिया। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स अमंग देमसेल्व्स then the sign of resulting determinant changes। आए मैं इसकी एग्जांपल बनाकर समझाता हूं। फर्ज कर लो मैंने यही डिटर्मिनेंट लिया है 2168, आपने अभी देखा कि इसका आंसर 10 आया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड रो से एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिंग R1 विद R2। फर्स्ट रो और सेकंड रो को एक्सचेंज किया। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूं भी लिखते हैं, R1 डबल एरो के साथ R2, R1 एंड R2 आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जब हमने रोज को एक्सचेंज किया, फर्स्ट को सेकंड रो के साथ एक्सचेंज किया, ये जो न्यू डिटर्मिनेंट आया इसको देखें तो इसका आंसर -10 आया। तो ये और ये तो इक्वल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा मैंने यही डिटर्मिनेंट लिया, अब इसके अंदर ये ऑपरेशन लगा रहा हूं, इंटरचेंज R1 विद R2। फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ एक्सचेंज कर रहा हूं, ये रोज को एक्सचेंज किया तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने इक्वल का साइन डाल दिया। ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट, इनके आंसर्स आपस में इक्वल नहीं है। इसका आंसर 10 है, इसका आंसर -10 है। तो यहां आपने क्या डालना है, फिर नेगेटिव साइन डालना है। अगर इसका आंसर फर्ज कर लो -10 होता तो देन इस डिटर्मिनेंट का आंसर फिर +10 होना था, फिर नेगेटिव उसको क्या कर देता, -10 कर देता। तो जब भी दो रोज को या दो कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट का साइन एक्सचेंज हो जाता है। तो दैट्स वाई वो इक्वल तो नहीं होते। तो हमने यहां अगर इक्वल का साइन डालना है तो बाहर क्या डालेंगे, फिर हम नेगेटिव का साइन डालेंगे। अब जरूरी नहीं कि रोज को चेंज करने से साइन चेंज होता है। मैंने दोबारा यही डिटर्मिनेंट लिया, अब कॉलम्स को चेंज किया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एक्सचेंज किया। जब कॉलम को कॉलम के साथ एक्सचेंज करते हैं तो मैथमेटिकली जैसे यहाँ पे ये सिंबल रो के साथ है, इसी तरह ये मैथमेटिकली कॉलम्स के साथ C1 एंड C2। यानी आप यूं लिख लें तब भी आपकी मर्जी है, यूं वर्ड्स में ऑपरेशन लिख लें तब भी आपकी मर्जी है। तो आपने जब कॉलम को एक्सचेंज किया तो इसका आंसर आया -10। जब आपने कॉलम 1 को और कॉलम 2 को एक्सचेंज किया तो इसका आंसर ये देखें -10। अब ये इसका आंसर और इसका आंसर ये आपस में इक्वल तो नहीं है, बट मैं इनको इक्वल लिखना चाहता हूं। तो इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे, नेगेटिव का साइन। स्टूडेंट्स आप इस बात को थोड़ी देर के लिए वेक्टर्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। सपोज ये एक वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट A है और ये इसका फाइनल पॉइंट B है, टर्मिनल पॉइंट कह लें या फाइनल पॉइंट कह लें। A से B तक ये वेक्टर है, इसको हम AB वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, यानी वेक्टर B से A की तरफ लूं, अब ये BA वेक्टर की ये डायरेक्शन है, ये BA बन गया। अब मैं AB वेक्टर और BA वेक्टर को यूं इक्वल नहीं लिख सकता हूं, इनको मैं इक्वल नहीं लिख सकता हूं क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब मुझे इनको अगर इक्वल करना है तो किसी एक के साथ फिर मैं क्या डालूंगा,
नेगेटिव। ये जस्ट मैंने कंसेप्ट को रिलेट किया, एग्जैक्ट ये बात इधर नहीं है, सिर्फ मैंने कंसेप्ट को रिलेट किया। अब आप देखें स्टूडेंट, 3x3 डिटर्मिनेंट कोई मर्जी आप बना लें। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है, आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि इसका आंसर 24 है। वैसे आप इसको सॉल्व करके देखें, इसका आंसर 24 ही बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। इसको मैथमेटिकली आप C1 C3 यूं इसको लिख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एक्सचेंज किया, तो ये कॉलम 1 यहाँ आ जाएगा, ये कॉलम 3 यहाँ आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें, इसका आंसर -24 बनेगा। बट स्टूडेंट्स मैंने इसको अगर इक्वल करना है, यहाँ मैंने इक्वल का साइन डाला हुआ है, तो फिर यहाँ मैं क्या डालूंगा, नेगेटिव साइन डालूंगा। अब जाके इनके आंसर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 24। इट मीन हमने आगे आंसर नहीं निकालने, हमने क्या करना है, जब भी दो रोज या दो कॉलम्स आपस में एक्सचेंज करेंगे, जब भी हम कोई से दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो इधर हमने इक्वल का साइन डालना है। दैट्स वाई बाहर हम क्या डाल देंगे, नेगेटिव का साइन। तो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट फिर वैल्यूज के लिहाज से आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि पहली और दूसरी रो को एक्सचेंज करें, आपकी मर्जी है, पहली दूसरी को एक्सचेंज कर लें, दूसरी तीसरी रो को एक्सचेंज कर लें, या पहली तीसरी रो को एक्सचेंज कर लें। सिमिलरली पहले दूसरे कॉलम को एक्सचेंज कर लें, या दूसरे तीसरे कॉलम को एक्सचेंज कर लें, या पहले तीसरे कॉलम को एक्सचेंज कर लें। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स अमंग देमसेल्व्स, देन द साइन ऑफ रिजल्टिंग यानी न्यू डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो इसका कंक्लूजन ये मैंने लिखा हुआ है, इट मीन चेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स implies that sign of determinant changes, उस डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी 3 है रेपिटेशन प्रॉपर्टी। इफ अ डिटर्मिनेंट हैविंग टू सेम रोज और टू सेम कॉलम्स, किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज सेम हो या दो कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हो, रिपीट हो रहे हो, तो फिर क्या है, देन वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0। ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू या ऐसे डिटर्मिनेंट का रिजल्ट फिर हमेशा 0 होगा। कोई सी भी दो रो सेम हो या कोई से भी दो कॉलम सेम हो, तो ऐसे डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 होगा। मैंने ये एक एग्जांपल ली है 2x2 में, इसकी फर्स्ट रो 17 है, सेकंड रो भी मैंने जान के वही 17 रखी है, दो रो सेम है। इस डिटर्मिनेंट का आप आंसर निकालें, आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये देखें 1 into 7 माइनस 1 into 7, 7 minus 7, आंसर 0। सामने रीजन लिखी है मैंने, R1 is equal to R2। ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें मैंने फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम सेम रखा है। इसको आप एवेल्यूएट करें, 27 minus 27, इस डिटर्मिनेंट का आंसर भी 0 होगा। सामने रीजन मैंने दी है, सिंस C1 is equal to C2। ये 3x3 डिटर्मिनेंट लिया मैंने, इसमें फर्स्ट रो है 253, सेकंड रो है 101, थर्ड रो भी मैंने 101 ली है, तो सेकंड एंड थर्ड रो सेम है, इस डिटर्मिनेंट का आंसर भी 0 होगा। स्टूडेंट्स कोई सी भी दो रो सेम हो, रिपीट हो रही हो, इसीलिए मैंने इसका नाम, स्टूडेंट्स कोई सी भी दो रोज या दो कॉलम सेम हो, रिपीट हो रहे हो, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने रेपिटेशन प्रॉपर्टी, यानी कोई सी दो रोज या दो कॉलम रिपीट हो रहे हो, तो ऐसे डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 होगा। पहली दूसरी रो सेम हो या दूसरी तीसरी रो सेम हो या पहली तीसरी रो सेम हो, कोई सी भी दो रो सेम हो या कोई से भी दो कॉलम सेम हो, पहला दूसरा कॉलम सेम हो, दूसरा तीसरा कॉलम सेम हो या पहला तीसरा कॉलम सेम हो, कोई से भी दो कॉलम सेम हो, तब भी उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, 0। तो इसमें ये मैंने कंक्लूजन के तौर पे, रिजल्ट के तौर पे ये एंड में एक सेंटेंस लिखा है, 2 रोज और 2 कॉलम सेम, देन रिजल्ट विल बी 0, यानी ऐसे डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। प्रॉपर्टी 4 है, इफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम इज 0, देन रिजल्ट ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी 0। किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर फुल रो, सारी की सारी रो 0 हो, या फुल कॉलम यानी सारे का सारा कॉलम 0, यानी किसी एक रो की सारी एंट्री 0 हो या किसी एक कॉलम की सारी एंट्री 0 हो, तो ऐसे डिटर्मिनेंट का जवाब फिर जरूर 0 होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, इसकी फर्स्ट रो 0 है, तो आप इसको एक्सपेंड करें, इसका आंसर क्या होगा,
जीरो होगा। जरूरी नहीं कि फर्स्ट रो जीरो, सेकंड रो सारी की सारी जीरो तब भी आंसर जीरो, थर्ड रो सारी की सारी जीरो हो तब भी आंसर जीरो, या फर्स्ट कॉलम के तमाम एंट्री जीरो हो, या सेकंड कॉलम की तमाम एंट्री जीरो हो, या थर्ड कॉलम की तमाम एंट्री जीरो हो, आप चेक कर लेना उस डिटर्मिनेंट का आंसर जरूर जीरो होगा। एंड पे मैंने कंक्लूजन के तौर पे लिखा है 1 रो और 1 कॉलम इज जीरो, यानी फुल रो जीरो हो या फुल कॉलम जीरो हो, देन ऐसे डिटर्मिनेंट का रिजल्ट जो है हमेशा जीरो होगा। स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे कि डिटर्मिनेंट का आंसर हमें जीरो शो करना होगा, तो जब भी किसी डिटर्मिनेंट का आंसर हमें जीरो लाना होगा या जीरो शो करना होगा, तो उसमें ज्यादातर ये वाली प्रॉपर्टी या कहीं कहीं चंद एक क्वेश्चंस में, चंद एक पार्ट्स में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ज्यादातर प्रॉब्लम्स में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। जब भी किसी डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो लाना होगा तो ज्यादातर पार्ट्स में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, कहीं कहीं हम ये भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। चूंकि इस प्रॉपर्टी का आंसर जीरो एंड इस प्रॉपर्टी का आंसर भी जीरो है, तो मैं इन प्रॉपर्टीज के और भी नाम रख लेता हूं। जीरो प्रॉपर्टी, जीरो से मंसूब कर लेता हूं जीरो प्रॉपर्टी, यानी इसका नंबर जीरो नहीं है, चूंकि ये जीरो रिजल्ट लाना, दैट्स वाई इस प्रॉपर्टी को भी मैं जीरो प्रॉपर्टी के नाम से मंसूब कर लेता हूं, और इस प्रॉपर्टी को भी मैं जीरो प्रॉपर्टी के नाम से मंसूब कर लेता हूं। सिर्फ मैं ये याद कराने के लिए ये नाम रख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो जिन डिटर्मिनेंट के आंसर जीरो लाने हैं उन डिटर्मिनेंट के अंदर हम जीरो प्रॉपर्टी बनाया करेंगे, जीरो प्रॉपर्टी लाया करेंगे, ये वाली या ये वाली। प्रॉपर्टी 5 है, इफ ईच एंट्री ऑफ ए रो और अ कॉलम इज कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, देन दैट डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, इफ ईच एंट्री ऑफ ए रो और ए कॉलम, अगर किसी रो या कॉलम की हर एंट्री कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल हो किन पर, एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, यानी हर एंट्री जो है एज ए सम ऑफ टू टर्म्स पर मुश्तमिल हो, तो फिर ऐसे डिटर्मिनेंट को हम एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, इसमें ये पहला कॉलम जो है, पहले कॉलम की हर एंट्री एज ए सम ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में लिखी हुई है। पहली एंट्री भी सम ऑफ टू टर्म, दूसरी एंट्री भी सम ऑफ टू टर्म, तीसरी एंट्री भी सम ऑफ टू टर्म्स है। तो हम फिर क्या करते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट को हम एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिखते हैं। कैसे, ये देखें, पहली पहली एंट्री, इसमें पहला कॉलम ये पहली पहली एंट्री ले ली, दूसरा और तीसरा कॉलम एज इट इज, आगे प्लस, और सेकंड डिटर्मिनेंट में ये सेकंड एंट्री को हमने पहला कॉलम बना लिया, जबकि सेकंड एंड थर्ड कॉलम वैसे का वैसे। स्टूडेंट्स, इन दोनों डिटर्मिनेंट में अगर आप गौर करें तो इसका भी सेकंड कॉलम और इसका भी सेकंड कॉलम वो सेम है, और इसका थर्ड कॉलम और इसका थर्ड कॉलम वो भी सेम है, बट इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, A11, A21, A31, और इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, B11, B21, B31। यानी हमने क्या किया है, इनफैक्ट गिवन डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर ये जो पहली पहली एंट्री है इसका फर्स्ट कॉलम बना लिया, और फिर इस गिवन डिटर्मिनेंट का के अंदर ये जो दूसरी एंट्री है वो इस डिटर्मिनेंट का सेकंड कॉलम बना लिया। दूसरे लफ्जों में हम इस प्रॉपर्टी को यूं भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, इफ ईच एंट्री ऑफ ए रो और ए कॉलम इज कंप्राइजेज का भी यही मतलब है, कंप्राइजेज ऑफ यानी मुश्तमिल है, एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, किसी भी रो की या कॉलम की अगर हर एंट्री एज ए सम ऑफ टू टर्म्स पर मुश्तमिल हो, हर एंट्री जो है एज ए सम ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में हो, देन दैट डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। इस प्रॉपर्टी को एक और अंदाज में यूं भी समझ सकते हैं कि वी कैन स्प्लिट अप और ब्रेक अप any one row or any one column as a sum of two determinant where the other rows and column remain unchanged, remain same. For example, ये देखें, मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है, इसको आप पहले एवेल्यूएट करें, 28 माइनस 15, आंसर आया 13। अब मैंने स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट रो है इसको मैंने ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है दो एंट्रीज में। फर्स्ट रो को 7 को मैंने ब्रेक किया 4-3 में, और 3 को मैंने ब्रेक किया 2-1 में। जरूरी नहीं है कि आप 4-3 में ब्रेक करें, आप 7 को 5-2 में भी ब्रेक कर सकते हैं, आप 7 को 8-1 में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो जिस नंबर में मर्जी ब्रेक कर लें, 7 को मैंने ब्रेक किया 4-3 में,
और 3 को मैंने ब्रेक किया 2 1 में, मैंने फर्स्ट रो को स्प्लिट किया, ब्रेक किया, जबकि सेकंड रो इसकी और इसकी सेम है, बीच में प्लस डाला है। आप इन दो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें और बीच में ये प्लस ही रहेगा, तो ओवरऑल इस डिटर्मिनेंट का आंसर भी क्या बना, 13 बना। तो जिस रो को या जिस कॉलम को आपने ब्रेक करना होगा और जिन 2 डिजिट्स में ब्रेक करना होगा, उसको पहले आप इस फॉर्म में एज ए सम की फॉर्म में बना लें, इस तरह से बनाकर उसको फिर आगे ब्रेक कर लें। तो वी कैन स्प्लिट अप और ब्रेक अप any one row or any one column as a sum of 2 determinants where the other rows and columns, चाहे रोज देख लें या कॉलम, अगर आप रो को ब्रेक कर रहे हैं, फर्स्ट रो को ब्रेक किया, इसकी सेकंड रो या इसकी सेकंड रो सेम रहेगी। अगर फर्स्ट कॉलम को ब्रेक कर रहे हैं या सेकंड कॉलम को, किसी को भी ब्रेक कर रहे हैं, तो रिमेनिंग जो कॉलम्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। अब स्टूडेंट्स ये सवाल पैदा होता है कि ज़रूरी है कि 7 को हमने इसी फॉर्म में ही ब्रेक करना है? नहीं, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कोई से भी 2 डिजिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा स्टूडेंट्स? जब पर्टिकुलर डिजिट्स के साथ वो क्वेश्चन देगा और उस पर हमने ये प्रॉपर्टी लगानी होगी, तो वहां आगे मेंशन होगा आंसर में कि किन डिजिट्स में या किन नंबर्स में ब्रेक करना है। इस वाली प्रॉपर्टी को एक और अंदाज में भी आप समझ सकते हैं कि इनफैक्ट ये डीकम्पोज हम कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। किसको? एक डिटर्मिनेंट को एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, और उसके अंदर हमने किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ब्रेक करना, जबकि बाकी रोज या बाकी कॉलम्स क्या होंगे, सेम रहेंगे। स्टूडेंट्स ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी कम क्वेश्चंस के अंदर यूज होगी, बहुत रेयर क्वेश्चन होंगे जिनमें हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। चंद एक कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हमें ये यूज, क्योंकि या तो फिर जनरल फॉर्म में यूं देगा, तब हमें फौरन पता चलेगा कि कौन सी रो या कौन सा कॉलम ऐसा है जिसकी हर एंट्री एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स की फॉर्म में लिखी हुई है, या कोई पर्टिकुलर होगा तो उसके आगे फिर मेंशन होगा, आगे आंसर में हमें हिंट या इशारा मिल रहा होगा कि हमने किस रो को या किस कॉलम को ब्रेक करना है, वो आगे हमें आंसर से हिंट मिलेगी। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 2 जिसमें चेंज ऑफ साइन था, या प्रॉपर्टी 3 एंड 4 चेंज ऑफ साइन वाली प्रॉपर्टी, या ये प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4, ये वाली 3 प्रॉपर्टी यूज हो रही होंगी क्वेश्चन में। तो इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना।